नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2002 गुजरात फसादात के 10 साल मुकम्मल, कातिल आज भी आजाद, मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर। रियासती असेंबली में शराब सिंडिकेट मामले पर तेलुगु देशम की हंगामा आराई, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। सदर तेलुगु देशम पर दलितों की अराजियात पर जबरन कब्जा करने का केसीआर ने लगाया इल्जाम। अफगानिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी, जलालाबाद एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला, 9 अफराद हलाक, तालिबान ने कबूल की जिम्मेदारी। ऑस्कर अवार्ड का ऐलान, खामोश फिल्म द आर्टिस्ट ने हासिल किए 5 अवार्ड्स। पाकिस्तानी दस्तावेजी फिल्म द सेविंग फेस ने भी हासिल किया अवार्ड। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुजरात 2002 फसादात के आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उस वक्त गुजरात और मरकज में बरसरखदार बीजेपी हुकूमतें 2002 में जब गोधरा वाक़े के बाद मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ तो खामोश तमाशा देखती रहीं और मुसलमान गुजरात के चप्पे चप्पे में गाजर और मूली की तरह काट दिए गए। ये वो लम्हात थे जब नरेंद्र मोदी हुकूमत की पुष्पनाही से कमसिन बच्चों, खवातीन, यहां तक के हामिला खवातीन को भी मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज 10 साल मुकम्मल होने के बाद भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों की लाशों पर गुजरात की तरक्की के दावे कर रहे हैं, जबकि गुजरात में आज मुसलमान खुद को दूसरे दर्जे का शहरी समझता है। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। गोधरा 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में आग लगना और उसमें 59 कार सेवकों की मौत। यह एक ऐसा वाकया था शायद जिसका फिरका परस्त अरसे से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तकसीम हिंद के बाद से फिरका परस्तों की एक कोशिशें होती आ रही थी कि किस तरह मुल्क के मुसलमानों को खौफ में मुब्तला किया जाए और उन्हें इस कदर नुकसान पहुंचाया जाए कि वह मुल्क में सर उठाकर जीने के ख्वाब भी न देख सके। और 27 फरवरी 2002 को जब गोधरा ट्रेन वाक़या हुआ तो मुल्क के तमाम फिरका परस्त मुत्तहिद हो गए। और सबसे बड़ी बदबख्ती की बात यह देखने में आई कि एक चीफ मिनिस्टर जो अपना ओहदा संभालने से पहले मुल्क के दस्तूर, कानून और अवाम की हिफाजत का हलफ लेता है, वो खुद ये कहने लगा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और फिर शुरू हुआ मुसलमानों का कत्लेआम। हम जो तफसीलात बता रहे हैं उसे तहलका.com ने फसादात के बाद अपने खुफिया ऑपरेशन के जरिए मंजरेआम पर लाया था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन का वाकया पेश आया और तहलका के मुताबिक उसी रात गुजरात के कई मुकामात पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उसकी दीगर महाजी तंजीमों की मीटिंग्स हुई, जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम की साजिशें की गई और बताया गया कि मीटिंग्स में शरीक होने वालों ने इस बात का भी हलफ लिया कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे। विश्व हिंदू परिषद का एक लीडर राजेंद्र व्यास भी कालापुर और दरियापुर इलाकों का जिम्मेदार था। उसने कहा था कि मुसलमानों ने गोधरा में वनडे मैच खेलकर 60 रन बनाए थे। हम 5 दिन का टेस्ट खेलेंगे और 600 रन बनाएंगे। कालापुर और दरियापुर के ऐनी शाहिदीन ने बताया था कि व्यास ने अपने रिवाल्वर से 5 अफराद को गोली मार दी थी। 28 फरवरी से 4 मार्च तक गुजरात के इलाकों नरोड़ा गांव, महंगानी नगर, कालापुर, दरियापुर, किशनवाड़ी, समा, आशा बीवी चाल, माधोपुर, मकापुरा, अघूत नगर
राघवपुरा, नूर पार्क, करेली बाग, गोत्री विलेज, हाजी मियां का सारा, हनुमान टेकरी, रोशन नगर, पानी गेट, तानीवाड़ा, मच्छीपेट, उदय, साबरकांता और धानसुरा में मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। इन फिसादात में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी को भी कत्ल कर दिया गया। तहलका के मुताबिक गुलबर्ग सोसाइटी, जो कि महंगानी नगर के हदूद में वाक़ है, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लीडर्स मांगीलाल जैन, प्रहलाद राजू, मदन चवाल, अतुल वैद और भारत तेली की क़यादत में हजारों बलवाई कत्ल गारतगिरी करते रहे। मदन चवाल ने खुद अपनी जुबान से कहा था कि उसने पहले एहसान जाफरी को कत्ल किया, फिर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उन्हें जला दिया। अब एक और चेहरे की काली करतूतों पर नजर डालते हैं। यह है माया कोडानी, जो कि नरेंद्र मोदी की वजीर थी और वो नरोडा हलके की नुमाइंदगी करती हैं। तहलका ने जो खुफिया ऑपरेशन किया था उसमें बाबू बजरंगी ने, जो कि मुसलमानों के कत्ल मंसूबे और उसे अमली जामा पहनाने का एक अहम मुलजिम है, बताया था कि माया कोडानी 28 फरवरी को जीप में घूम घूम कर अपने हामियों और फिरका परस्त कातिलों में त्रिशूल तकसीम कर रही थी और ये कह रही थी कि किसी को मत छोड़ो। और नरोडा पाटिया में माया कोडानी की ज़ेर सरपरस्ती 200 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। सबसे ज्यादा तबाही साबरकांता जिले में मचाई गई। 500 मुसलमान साबरकांता में कत्ल कर दिए गए, जिसकी निगरानी मुकामी विश्व हिंदू परिषद का लीडर अनिल पटेल कर रहा था। धानसुरा में भी अनिल पटेल की सरपरस्ती में मुसलमानों के 126 घरों को नजरआतिश कर दिया गया। उसने तहलका के खुफिया ऑपरेशन में यह बात कही थी कि विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगाड़िया इन तमाम वाकयात के दौरान तमाम जिले अहदेदारों से राब्ते में थे। साबरकांता में मुसलमानों के 1545 घरों, 1237 दफातर और 549 दुकानों को जला दिया गया। बाबू बजरंगी 2002 गुजरात फसादात का सबसे बड़ा कातिल, जिसने कई इलाकों में हथियार तकसीम किए थे। उसने भी तहलका को बताया था कि वो विश्व हिंदू परिषद के कायदीन से मुसलसल रब्त में था। यहां तक कि वक्फे वक्फे से गुजरात के वजीर दाखिला गोवर्धन जपाटिया को मुसलमानों की हलाकतों की खबरें पहुंचा रहा था। इन फसादात के दौरान एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है बिल्किस बानो। बलवाइयों ने जब इस मजलूम के घर पर हमला किया तो यह 5 माह की हामिला थी और बलवाइयों ने बिल्किस की इज्तिमाई रेजी की और उसके घर के आसपास रहने वाले उसके 15 से ज्यादा रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। बेस्ट बेकरी में 14 मुसलमान जिंदा जला दिए गए। उदयगांव में गुजरात फसादात के चंद माह बाद जब किसी काम के लिए खुदवाई की गई तो वहां से इज्तिमाई खबरें निकली। शुबा है कि मुसलमानों का कत्ल करके उन्हें जमीन में दफन कर दिया गया था। 2002 गुजरात में 28 फरवरी से 4 मार्च तक कत्ल गारतगिरी, लूटमार, आतिशजनी के वाकयात जारी रहे। बड़े बड़े कौमी कायदीन को यह कहकर गुजरात जाने से रोक दिया गया कि वहां जाना आपके लिए ठीक नहीं है। तहलका के मुताबिक 27 फरवरी 2002 फरवरी की रात पुलिस अहदेदारों का इजलास भी तलब किया गया, जिसमें उनसे कहा गया कि बलवाइयों को छूट दी जाए और वकला से यह मुशावरत की गई कि किस तरह बलवाइयों को बचाया जाना चाहिए। और एक ही रात में पूरे मंसूबे को खतियत देकर 28 फरवरी की सुबह से कत्ल गारतगिरी, लूटमार शुरू हो गई। और इन तमाम फसादात के दौरान जो अहम मुलजिमीन के नाम सामने आए हैं उनमें माया कोडानी, गोवर्धन जपाटिया, बाबू बजरंगी, राजेंद्र व्यास, प्रहलाद राजू, मांगीलाल जैन, प्रकाश राठौड़, सुरेश रिचर्ड, धीरानी भट्ट, दीपक शाह, अनिल पटेल के अलावा चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं कि पुलिस को बलवाइयों की हरकत का पता न था, यह सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था। लेकिन इंतहाई बदबख्ती की बात है कि इतने सारे इंसानों का कत्ल हुआ, उनकी तदफीन का तक इंतजाम नहीं हो सका और कई लाशें गलियों में और मैदानों में सड़ती रहीं और बाज तो राख के ढेर में तब्दील हो गए। हालात ऐसे खतरनाक थे कि मरने वालों के खानदान वाले रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें यह खौफ था कि अगर वो रोएंगे तो रोने की आवाजें बलवाइयों के कानों तक पहुंचेगी और शायद वो भी मौत की नींद सुला दिए जाएंगे। लाखों बेघर हो गए और पनाहगज़ी कैंपों में मुंतकिल हो गए, जहां एक दूसरे से भी खौफ महसूस होता था। हजारों इंसानों का कत्ल हुआ, कई महीनों तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई और न ही FIR दर्ज किए गए। सेकुलर और इंसाफ पसंद लोग चीखते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और जब चंद इंसानी हकूक की तंजीमों ने हिम्मत करते हुए इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए तो बेस्ट बेकरी केस को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल किया गया और बिल्किस बानो मुकदमे को महाराष्ट्र मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 मुकदमात पर नजरसानी की हिदायत दी
और उसकी तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम का क़याम अमल में लाया ताकि हजारों मुसलमानों के कत्लेआम के जिम्मेदारों को सजा दिलाई जा सके। गोधरा ट्रेन वाक़े के बाद सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से हाल ही में 31 मुलजिमों को सजाएं सुना दी गईं और 63 अफराद को 9 साल बाद बरी कर दिया गया। लेकिन माबाद गोधरा ट्रेन वाक़े के सिलसिले में सिर्फ बेस्ट बेकरी के मुकदमे में मुलजिमीन को मामूली सजा हुई, जबकि नरोड़ा पाटिया कत्लेआम की अहम मुलजिमा माया कोडानी को जमानत मिल चुकी है। बाबू बजरंगी, राजेंद्र व्यास और दीगर कई को सजाएं नहीं मिल पाई। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फसादात के दौरान फिरका परस्तों को खुली छूट देने और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने पर कई पुलिस ओहदेदारों और सरकारी ओहदेदारों को तरक्की दी, जिनमें पीसी पांडे, चीफ सेक्रेटरी सुब्बा राव, कलेक्टर भागेश शाह, राकेश आस्थाना, एम.के. टंडन, पी.के. मिश्रा, ए.के. शर्मा शामिल हैं, जबकि ईमानदार ओहदेदारों का तबादला कर दिया गया। आज गुजरात के मुतासरा मुसलमान इंसाफ के तलबगार हैं और अदालतों की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि जिन्होंने उनके घर उजाड़े उन्हें कब सजा दी जाएगी। जब गोधरा वाक़े का फैसला आ चुका है तो अब उन खातिनों की बारी है जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। रियासती असेंबली में पीर को शराब सिंडिकेट पर तेलुगु देशम की जानिब से किए गए एहतजाज की वजह से कुछ काम नहीं हो पाया। मुसलसल एहतजाज और शोरगुल के बाद स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती असेंबली के बजट इजलास में पीर का दिन शराब सिंडिकेट मामले पर हंगामों की नजर हो गया। इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम अरकान असेंबली ने शराब सिंडिकेट मामले पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए जबरदस्त शोरगुल किया, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कहा कि इस मसले पर जुमे को ही 9 घंटे मुबाहिस हो चुके हैं और दूसरे फोरम में इस पर मुबाहिस हो सकते हैं। लेकिन तेलुगु देशम अरकान असेंबली प्लेकार्ड्स थामे हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए, जिसके बायस स्पीकर एन मनोहर ने इजलास को पहले आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर करते हुए 2 बिल्स को मुतारिफ करवाया और मंगल की शाम को दोहरे इजलास का ऐलान किया। बाद में बजट पर आम मुबाहिस की इजाजत दी, लेकिन तेलुगु देशम अरकान असेंबली की जानिब से हंगामा आराई जारी रही, जिसके बाद इजलास को फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब तीसरी बार शुरू हुआ तो तेलुगु देशम अरकान अपने एहतजाजी मौक़िफ़ पर डटे रहे। इस दौरान वजीर उमूर मुक़न्ना श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलुगु देशम अरकान सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। సభను పూర్తి స్థాయిలో సజావుగా జరగడానికి వారి సహకారం కూడా కావాలా, ఈ విధంగా చేయడం కేవలం రాజకీయ ఉద్దేశంతో చేస్తా ఉందని స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది। వారు ఏ విధమైన ఆరోపణలు చేశారో ఆరోపణలకు సంబంధించి उनका कहना था कि तेलुगु देशम के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत जुमे को ही इस सिलसिले में जवाब दे चुकी है, लिहाजा इस मसले पर दूसरे तरीके से मुबाहिस किए जा सकते हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलुगु देशम अरकान पहले एसीबी तहकीकात की बात कर रहे थे, अब वो अदालती तहकीकात पर जोर दे रहे हैं। इस तरह से तेलुगु देशम का ये मुतालबा नामुनासिब है, क्योंकि एसीबी तहकीकात भी जज के जरिए ही हुआ करती हैं। इस दौरान गवर्नमेंट व्हिप डी श्रीनिवास ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वह ऐवान को एक मार्केट में तब्दील कर चुके हैं। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बच्चों को भी इसी तरह की तरबियत दे रहे होंगे। बाद में डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने तेलुगु देशम अरकान से मुताद्दिद अपीलें की, लेकिन उनकी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। सभा नడిపేటువంటి విధానం ఇది కాదు, మీరంతా సీనియర్ శాసనసభ్యులు బడ్జెట్ సమావేశాలు ఆపాలని ప్రయత్నం చేయటం సరైనది కాదని నేను మీకు అంటున్నాను। ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సీట్స్, ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్। Now the house is adjourned to meet again at 9 AM tomorrow. सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर दलितों की अराजियात पर कब्जा करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि नेल्लूर जिले में चंद्रबाबू नायडू 320 एकड़ अराजी के मालिक हैं, जिसमें से 17 एकड़ अराजी कबायलियों की भी है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने जबरन कब्जा किया है। केसीआर ने कहा कि ये अराजी पहले चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद के नाम थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने उसे अपने अफराद खानदान के नाम पर मुंतकिल कर दिया था। केसीआर ने कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू का चेहरा अवाम के सामने लाएंगे।
కొంత తన కుటుంబ సభ్యులతో ఏపీ చేసుకున్నాడు. దానిలో ఆయన భార్య పేరు మీద ఉంటుంది, ఆయన కొడుకు పేరు మీద ఉంటుంది, ఆయన పేరు మీద ఉంటుంది, అక్క జిల్లాలో పిల్లల పేర్లు ఉంటాయి. तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने स्पीकर को ऐवान को अपने काबू में रखने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली डी नरेंद्र ने कहा कि इजलास के दौरान कायद ऐवान बेकाबू हो रहे हैं और रियासती वज़रा भी पोडियम तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर असेंबली एन मनोहर को उन्हें सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत देनी चाहिए और अपोजिशन को जायद मौका फराहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के मफादात की फिक्र करने वाले वज़रा अपने मफादात के लिए ज्यादा फिक्रमंद हैं। అదే విధంగా తను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తా ఉన్న ఎక్సైజ్ శాఖలో దాని యొక్క అధికారాన్ని మంత్రి పదవిని ఉపయోగించి నా కొడుకు కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ అయిన మాట వాస్తవమే ఒప్పుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడేం ఆయన ఏం చెప్తా ఉన్నాడు, తన కొడుకు కంపెనీ నుంచి తప్పుకున్నట్టు రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీకి మేము అప్లై చేశామంటున్నాడు. కానీ ఏదైతే ఆర్డర్స్ కానీ ఇన్ బ్రేవరీస్ కానీ వాళ్ళ యొక్క క్రెడెన్స్ ఇన్వెంచర్స్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ముగ్గురికి సంబంధించిన ట్రై పార్టీ స్టిల్ तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए शराब मामले को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया। इस मौके पर रुकन असेंबली एम नरसिम्हा ने कहा कि एसीबी रिपोर्ट में जिन वज़रा का नाम है उनको फौरी बरतरफ किया जाए और इस वाक़े की अदालती तहकीक़ात करवाई जाए। बाद में तेलुगुदेशम सदर की क़यादत में एक रैली असेंबली तक निकाली गई। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में असल रुकावट तेलुगुदेशम है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली दामोदर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगुदेशम की धोखेबाजी को मंजरेआम पर लाया जाएगा। दामोदर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस से ही तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है क्योंकि कांग्रेस एक कौमी जमात है। उन्होंने तेलुगुदेशम से पहले अलहदा तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करने का मुतालबा किया। తెలుగుదేశం అభ్యర్థులకు డిపాజిట్ లేకుండా చేయమని చెప్పి రేపు ఓటర్ని అడగబోతున్నాం. तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली डी उमा महेश्वर ने सवाल किया है कि सदर पीसीसी ने खुद को असेंबली की लॉबी तक ही क्यों महदूद कर रखा है। मीडिया से बात करते हुए डी उमा ने कहा कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने खुद एतराफ़ किया था कि उनके अफराद खानदान शराब का कारोबार करते हैं और एसीबी रिपोर्ट में वजीर मोपी देवी पर 10 लाख रुपए रुश्वत हासिल करने का भी इल्जाम आयद किया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली ने कहा कि यह हुकूमत गरीब अवाम का खून चूसने वालों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और वजीर के साथ हमदर्दी रखना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की हक़ाइक़ जब तक मंजरेआम पर नहीं आती तेलुगुदेशम अपना एहतजाज जारी रखेगी। महबूबनगर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। गन पार्क से पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए उम्मीदवार ई श्रीनिवास रैली की शक्ल में महबूबनगर रवाना हुए। इस मौके पर सदर बीजेपी किशन रेड्डी और बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायण ने बीजेपी गन पार्क पर तेलंगाना के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज पेश किया। इस मौके पर अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे भी लगाए गए। शराब मामले पर कांग्रेस और तेलुगुदेशम एक दूसरे पर सबकत हासिल करने में मसरूफ हैं। सीपीआई के रुकन असेंबली सांबा शिवराव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें मसले की एकसोई के बजाय एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों पर उतर आए हैं। सांबा शिवराव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एसीबी रिपोर्ट को मंजरेआम न लाने की जिद से अवामी मसाइल जेर बहस नहीं आ रहे हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దల పాత్ర ఉన్నట్టు మాకు అర్థమవుతుంది. అందువలన మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే అదేవిధంగా నిజంగా మద్యం మాఫియాకు సంబంధించి ముడుపులు పుచ్చుకున్న వాళ్ళపైన रियासती वजीर बलदी नज़्म नसक महीदा रेड्डी ने असेंबली में पेश किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को 667 किलोमीटर के हदूद में नालों की सफाई के लिए 13.32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की मौसर तरीके से निकासी के लिए भी जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं।
शराब सिंडिकेट पर मुकम्मल तहकीकात के लिए दाखिल की गई दरखास्त को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दी है। अदालत ने शराब सिंडिकेट मामले पर जारी तहकीकात से मुतालिक मौजूदा मौक़िफ़ पर रिपोर्ट दाखिल करने की ACB को हिदायत दी है। अदालत ने इस सिलसिले में समाअत को 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दिया है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा की जानिब से उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के लिए पार्टी आलाकमान को दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी आला क़यादत ने सिलसिले में किसी भी तरह का अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया है। BS येदियुरप्पा जो आज 69 साल के हो गए, मीडिया से बात करते हुए उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर न बनाए जाने पर शदीद मायूसी का इजहार किया। येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी सदर नितिन गडकरी ने उन्हें इस बात का तयक़ुन दिया था कि सदानंद गौड़ा को आर्जी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अपने वादे से इनहराफ करते हुए उन्हें मुस्तकिल रखा है। येदियुरप्पा ने कहा कि वो कभी भी पार्टी से किसी ओहदे के लिए दरखास्त नहीं करेंगे। मशरक़ी अफगानिस्तान में जलालाबाद एयरपोर्ट पर हुए खुदकुश कार बम हमले में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे पर हुए इस खुदकुश हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफगान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे नाटो फौज के हाथों कुरान मजीद जलाए जाने की सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2002 गुजरात फसादात के 10 साल मुकम्मल, कातिल आज भी आजाद, मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर। रियासती असेंबली में शराब सिंडिकेट मामले पर तेलुगु देशम की हंगामा आराई, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। सदर तेलुगु देशम पर दलितों की अराजियात पर जबरन कब्जा करने का KCR ने लगाया इल्जाम। अफगानिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी, जलालाबाद एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला, 9 अफराद हलाक, तालिबान ने कबूल की जिम्मेदारी। ऑस्कर अवार्ड का ऐलान, खामोश फिल्म द आर्टिस्ट ने हासिल किए 5 अवार्ड्स। पाकिस्तानी दस्तावेजी फिल्म द सेविंग फेस ने भी हासिल किया अवार्ड।